के बारे में। ठोस में क्या होता है, इनका आकार आकार इनका जो ठोस में क्या होता है, इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। मान लो इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें ठोस में जो अणु होते हैं इस टाइप के, बिल्कुल ऐसे आपस में भिड़े हुए होते हैं, कोई भी स्पेस नहीं होता। गति करने के लिए कोई भी स्पेस नहीं होता, जिसके कारण ये आपस में हिल ही नहीं पाते हैं। तो इनका आकार भी निश्चित होता है, जैसे बर्फ का टुकड़ा, ये ऐसे होते हैं इसमें। तो ठोस जो होते हैं जिनका आकार में निश्चित होता है, तन में निश्चित होता है, लेकिन इसमें जो होता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ठोस में जो अणु होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत पास पास में होते हैं, जो गति करने में सक्षम नहीं होते, इधर उधर नहीं जा सकते। तो ठोस में क्या लिखते हैं, इनका आकार भी निश्चित होता है एंड आयतन भी। आकार एंड आयतन दोनों निश्चित होते हैं। अब देखो केमिस्ट्री तो वैसे सब लोगों ने, केमिस्ट्री अधिकतर लोगों ने पढ़ रखी होगी, तो हम क्या करेंगे इसमें शॉर्ट शॉर्ट में सब जानकारी प्राप्त कर लेंगे, ज्यादा शॉर्ट भी नहीं जाएंगे, लेकिन मैं डेफिनेशन ऐसे लिखूंगी ना, इसमें थ्योरी तो कोई आने वाली है नहीं कि हाँ उसमें थ्योरी लिख के आनी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे ऐसे पढ़ेंगे और हम ठीक कर जाएंगे। तो इसमें जो होता है ठोस आकार भी, आकार निश्चित होता है, इसमें आयतन भी निश्चित होता है। इसमें ऐसा इसलिए होता है कि क्योंकि इसमें ठोस के जो अणु होते हैं बहुत ही आपस में सघन माध्यम से जुड़े होते हैं, बहुत ही पास पास में होते हैं। आकार आयतन निश्चित होता है, इसमें इस तरीके के जो होते हैं ये अणु आपस में मिले हुए होते हैं, जिसके कारण जो होते हैं कण एक दूसरे के स्थान परिवर्तित नहीं कर पाते, ना ही गति कर पाते हैं। ठोस हो गया। अब हम पढ़ते हैं द्रव के बारे में, बात करें ठोस में एग्जाम्पल की, बर्फ। अब हम बात कर लेते हैं द्रव, द्रव के बारे में। द्रव जो होता है, द्रव में इसका क्या होता है, आकार निश्चित नहीं होता लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन मतलब अगर यहाँ पे हमने एक कटोरी ले ली या हमने एक गिलास ले लिया, इसमें हमने पानी पानी रखा, इसमें भी हमने पानी रखा, अब ये क्या है, जब ये इसका आयतन निश्चित नहीं होता, आयतन निश्चित होता आकार नहीं होता। अगर पानी हमने इसमें रखा तो ये आकार इस आकार का है, लेकिन जब हम पानी को इस गिलास में करेंगे तो ये गिलास का आकार ले लेगा। तो इसमें ये कहा गया है कि इसका आकार तो निश्चित नहीं होता है, आकार निश्चित नहीं होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। इसके हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, पानी। अब आता है गैस के बारे में। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इसमें अणु होते हैं वो इतनी दूरी पर होते हैं, ये तो ये आपस में क्या करते हैं, गति करते रहते हैं, गति कर लेते हैं, यहाँ आएगा, ऐसे गति करते रहते हैं। अब हमारा गैस आता है, गैस में क्या होता है, ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है, ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना आयतन निश्चित होता है। ना तो इनका आकार निश्चित होता है ना इनका आयतन निश्चित होता है। इसमें जो होते हैं इस तरीके से होते हैं इसमें अणु, ऐसे। जैसे हम इसके एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, भाप। भाप जब उड़ती है तो क्या उसमें किसी पात्र में हम बंद कर सकते हैं, नहीं, तो इसका ना ही तो आकार निश्चित होता है ना इसमें आयतन निश्चित होता है। एग्जाम्पल हम इसके भाप की बात करते हैं। अब भाप जो होता है इसमें हम विसरण कहते हैं, भाप को विसरण। विसरण जो होता है टेम्परेचर बढ़ने पर विसरण तेजी से फैलता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, विसरण तेजी से फैलेगा। विसरण का मतलब होता है अधिक अधिक ऊर्जा वाले ताप से निम्न ऊर्जा वाले ताप की ओर क्या करता है, ये फैलता है। तो पहले विसरण के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। विसरण क्या होता है कि अधिक सांद्रता वाले ताप से कम सांद्रता वाले ताप की ओर क्या करता है, गति करता है।
अधिक सांद्रता वाले ताप से कम सांद्रता वाले तत्व की ओर गति करता है। की ओर गति करता है। अब मान लो, जब इसका क्या कहते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है, तापमान अगर बढ़ेगा तो विसरण भी बढ़ेगा, यानी विसरण दूर तक फैलता है। फैलना कहते हैं, मान लो हमारे घर में कोई गर्म सब्जी बन रही है, तो सब्जी बनती है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। अब जो गर्म सब्जी की जो खुशबू होती है वो दूर तक फैलती है, तो इसका यही कारण है, अगर तापमान बढ़ेगा तो विषण दूर तक फैलता है। एग्जाम्पल लिख लो इसका, गरम सब्जी की खुशबू का दूर तक फैलना। गर्म सब्जी की खुशबू का दूर तक फैलना, ये हो गया दूर तक फैलना। तो हमने ठोस के बारे में जान लिया, द्रव के बारे में, गैस के बारे में। अब हम बात करते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा जो है वो भौतिक परिवर्तन में चौथी अवस्था होती है। प्लाज्मा के कारण जो सूर्य, ये तारों में जो चमक दिखाई देती है वो प्लाज्मा के कारण ही होती है। ये हम इसमें बात कर लेते हैं प्लाज्मा। ये जो है पदार्थ की फोर्थ अवस्था है, अत्यधिक ताप पर ही संभव है। अत्यधिक ताप पर ही संभव है। इसमें एग्जाम्पल की बात करें, जो तारों में चमक होती है वो इसी के कारण होती है। सूर्य जो चमकता है वो भी इसी के कारण चमकता है। तो ये है प्लाज्मा। फोर्थ अवस्था होती है, अधिक ताप पर ही संभव है। तारों में चमक होती है वो प्लाज्मा के कारण होती है। अब हम बात कर लेते हैं बोस-आइंस्टीन। बोस-आइंस्टीन क्या है, पदार्थ की सबसे ठंडी एंड पांचवी अवस्था होती है। होती है, जो इसकी खोज है 1925 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। या बोस-आइंस्टीन। तो बोस-आइंस्टीन क्या है, पदार्थ की सबसे ठंडी और पांचवी अवस्था है। ये 1955 में सत्येंद्र नाथ बोस, ये बोस-आइंस्टीन के द्वारा क्या की गई थी, डेवलप भी की गई थी। तो इतना जाना हमने भौतिक अवस्था के बारे में, हम पूरा पढ़ चुके हैं। ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। भौतिक परिवर्तन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम रासायनिक परिवर्तन की बात करते हैं। रासायनिक परिवर्तन भी दो टाइप में बटा हुआ था, एक था शुद्ध पदार्थ, एक था मिश्रण। अब उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बात करते हैं रासायनिक। अब हम बात करते हैं रासायनिक अवस्था जो थी दो टाइप्स में बटी हुई थी। एक था शुद्ध पदार्थ, एक था मिश्रण। तो पहले हम शुद्ध पदार्थ के बारे में बात कर लेते हैं। शुद्ध पदार्थ ऐसे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन क्या होता है, निश्चित तथा स्थिर होता है, उनको हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जिनका रासायनिक संगठन निश्चित निश्चित तथा स्थिर होता है, उसको हम शुद्ध पदार्थ
अब शुद्ध पदार्थ जो था वो भी 2 टाइप्स में डिवाइड था, एक था तत्व एंड एक था यौगिक। तत्व की बात कर लेते हैं हम। तत्व पहले 2 पार्ट्स में डिवाइड थे, एक था तत्व एक था यौगिक। तत्व जो था वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम तत्व कहते हैं। प्रकार के समान परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, तत्व कहते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, लोहा, सोना। तो तत्व जो होते हैं वे शुद्ध पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने हुए होते हैं, उनको क्या कहते हैं? हम तत्व कहते हैं। जैसे लोहा हो गया एंड सोना हो गया। अब हम बात करते हैं तत्व। तत्व जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, धातु, उपधातु एंड अधातु। जो तत्व होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला है धातु, जिसमें विद्युत धारा को प्रभावित किया जा सकता है। प्रवाहित की जा सकती है, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जा सकती है। एग्जाम्पल में हम लोहा ले लेते हैं। एंड दूसरा होता है उपधातु, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो भी सकती है, नहीं भी। जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो जिनमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, वो क्या होते हैं? उपधातु होते हैं। जिसमें हो सकती है वो धातु होते हैं। एक होता अधातु, विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो सकती। एग्जाम्पल लकड़ी। लकड़ी में विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। तो तत्व 3 टाइप से मिलकर बना हुआ, तो तत्व के 3 टाइप्स होते हैं, धातु, उपधातु एंड अधातु। धातु जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित हो सकती है, उपधातु जिसमें हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एंड अधातु जो होता है जिसमें विद्युत धारा प्रभावित नहीं हो सकती। अब तत्व की बात कर लेते हैं हम यौगिक। यौगिक क्या होते हैं? यौगिक क्या होते हैं? 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में जो रासायनिक संयोजन होता है उसको हम यौगिक कहते हैं। 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। अब जैसे H2O है, H2O, H एंड O। अब हाइड्रोजन के इसमें H2O में हाइड्रोजन के कितने 2 अणु होते हैं? 2। और ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 1 होते हैं। तो 2 अनुपात 1 हो जाएगा ये। तो यौगिक 2 या 2 से अधिक निश्चित अनुपात में जो रासायनिक संयोजन बनाते हैं उनको हम यौगिक कहते हैं। अभी 2 प्रकार के होते हैं, कार्बनिक एंड अकार्बनिक। ये हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा जाके।